नमस्कार। मैं हूँ मध्य प्रदेश से एक ऐसे युवा के साथ जिन्होंने न केवल मध्य प्रदेश का नाम का गौरव बढ़ाया है, वरन फिल्म की विधा में प्रवेश कर मध्य प्रदेश के लिए नई संभावनाएं खोली। तो हमारे साथ देवेंद्र मालवी जी, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। बड़े कठिन विषय पर फिल्म बनाई है, लोग नई साहस कर रहे हैं, लेकिन हालांकि समय बदला, समय बदलने के साथ पिक्चर के सब्जेक्ट बदले, और इसी पर बात करेंगे। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका द खबर डेली में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, ये जो विषय आपने लिया, ये विषय वाकई इतना बड़ा विषय है जिसको किसी फिल्म मेकर ने हाथ नहीं लगाया, लेकिन आपने इसको छुआ। इसके पीछे क्या कारण? देखिए, मैं 2020 दिल्ली का विषय चुनने के पीछे कारण सबसे बड़ा ये था कि मैं अक्सर देखते रहता था कि कुछ लोगों ने 1947 में दो देशों को अलग कर दिया। मैं अभी कुछ दिन पहले ही सिग्नेचर ब्रिज है दिल्ली में, वहाँ पे कुछ प्रवासी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हिंदू रहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि जब पार्टीशन हुआ तो तब तो आपको पता चल गया था कि यार ये सब चीज़ें होने वाली, तो आप क्यों नहीं आ गए इस तरफ? उन्होंने बोला कि जब बाड़मेर के पास हम रहते थे तो बॉर्डर लगी, बॉर्डर तो हमारे लिए थी नहीं, हमारे रिश्तेदार उस तरफ रहते थे, हम मतलब उसी एरिया में रहते थे। हमें 1.5 साल बाद पता चला कि कोई पार्टीशन जैसी चीज हुई है और हमारा देश अलग हो गया। हमें पता ही नहीं था, क्योंकि जब तो संचार के माध्यम भी नहीं थे, कोई इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और किसान लोग गांव को दूरस्थ एक रिमोट एरिया में रह रहा है, उसे मालूम ही नहीं है कि उसके गांव, उसका देश, उसकी जमीन बदल गई है, उसका एक देश का नाम बदल गया है और देश कट गया है। आपने इतने सारे लोगों का भविष्य कुछ लोगों ने बैठकर तय कर दिया और देश को काट दिया। अब आपने काट दिया, उसके बाद में उनको छोड़ दिया कि उनके ऊपर क्या प्रताड़ना हो रही है, उनको कौन मार रहा है, क्या कर रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। 20% हिंदू थे पाकिस्तान में 1947 के वक्त, आज वो 1% से भी नीचे। कहाँ गए? जमीन निकल गई, आसमान खा गया, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मैं अभी बता भी रहा था कि भाई एक बच्ची अपने माँ बाप के पास जाना चाहती है, लेकिन उसको उठा लिया गया है, किसी का मन आ गया कि भाई मैं बच्ची को नहीं दूंगा, और पूरी दुनिया का मानवाधिकार आयोग आंख मूंद कर बैठा है, कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा। कौन देखेगा इस पे? तो ये चीज मुझे झंझोड़ती थी हमेशा, ये दर्द उनका देखा नहीं जाता था कि एक 80 करोड़ का समाज, हिंदू समाज यहाँ है, हिंदू धर्म के लोग हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो ये सब्जेक्ट मुझे हमेशा हिलाता था, और उन्हीं के लिए सीए कानून आया था। उस कानून को रोकने के लिए दिल्ली जला दी पूरी, फिर उसको षड्यंत्र रचा गया कि ये लोगों को बाहर भेजा जाएगा, ऐसी कोई बात थी नहीं। तो ये सब्जेक्ट को लाना था, ये मुझे बहुत कचोटता था अंदर से, ये एक दर्द सामने आए और वो लोग बेनकाब हो जो कि इस तरह से ये करे। तो इसको इन घटनाओं से इंस्पायर होकर फिर मैंने ये सब्जेक्ट का चुनाव किया। मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि अब जो नेशनल इशू है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वहीं राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उन पर फिल्में बनना शुरू हो गई, जो कि पहले नहीं बनती थी। बिल्कुल। देखिए, पहले तो ये था ना कि एक आधिपत्य था, एक वर्ग का, एक सिंडिकेट था जो कि कुछ पर्टिकुलर लोगों के द्वारा गवर्न होता था, वही लोग चलाते थे और उनकी विचारधारा थी। तो सैकड़ों एग्जाम्पल आज बात हुई है 2 दिनों में कि वो किस तरह की फिल्में बनाते थे। अब रही बात राष्ट्रवादी मुद्दे जो है, एक तो व्यापारिक दृष्टिकोण से अब फिल्म, मुंबई का फिल्म इंडस्ट्री तो ऐसा है कि उसे तो पैसा कमाना है। अब वो ये देखेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तो वो उस तरफ राष्ट्रवाद, फेक राष्ट्रवाद भी ले आता है। तो वो फिल्म असफल भी हो रही है, उस राष्ट्रवाद के नाम पे बन रही है लेकिन चल नहीं पा रही है। लेकिन आप एक सामाजिक सरोकार के को आगे रखते हुए जब ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं, तो तब पब्लिक का, दर्शकों की जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है कि भाई जब इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, एक अपने ही लोग कहीं रह गए हैं और उन्हें मारा जा रहा है और उनके उनके ऊपर बात की जा रही है, तो फिर उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस फिल्म को उठाना चाहिए। और ये हिम्मत करने लगे हैं लोग, तो बदलाव तो आ ही रहा है। बदलाव कब तक एक तरीके का घिसा पिटा सिनेमा कौन देखेगा, मुझे बताइए। उसमें कुछ नहीं, एक मसाला फिल्म होती है, कुछ गाने डाल दिए, कुछ आइटम सॉन्ग डाल दिया, थोड़ा सा चला आ रहा है, एक धर्रा उसी पे बना आ रहा है, और वही देखते आ रहे थे सब लोग, उसको मनोरंजन बोलते थे। और फिल्में सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं हो सकती, वो सामाजिक चेतना जगाने का माध्यम भी हो सकती है। सशक्त तो माध्यम है वो, हाँ, संदेश देने का, जो बिल्कुल आपने। बिल्कुल। तो
अब कब तक व्यक्ति वही चीजें देखेगा, क्योंकि अब दुनिया की जो प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं, दुनिया भर का सिनेमा देख सकता है व्यक्ति। तो अब आपकी जो पोल है, जो आप एक घटिया माल बेच रहे थे अब तक, वो पहचान गया है आपका दर्शक, तो वो अब चल नहीं पा रहा है। तो आपको सीरियस मेच्योर कंटेंट देना होगा जो बात को रख सके। आ, सिर्फ इसमें वही नहीं है कि एक मुद्दा ही उठाया गया है, एक नया सिनेमा भी इंट्रोड्यूस हो रहा है वन टेक मेथड पे जो मैंने बनाया है, तो उससे भी पहली बार भारत के दर्शक इससे परिचित होंगे। दूसरा, जो कानूनी अड़चने आपके बीच में आई है, फिल्म रिलीज होना थी 2 फरवरी को, जो कि अब 25 अप्रैल अप्रैल को रिलीज होगी, तो इस बीच में आपको कितनी क्या परेशानी आई? बहुत, सिर्फ मैं तो परेशानियां उठा ही रहा हूँ अभी भी। आ, जैसे ही मेरा ट्रेलर आया जिस दिन, उस ट्रेलर को जैसे ही भारतीय जनता का इतना प्रतिसाद मिला, इतना प्यार मिला, उसके बस चंद घंटों में हलचल मचने लगी दिल्ली में। जो कुछ राजनीतिक दल हैं उनको बड़ी तकलीफ होने लगी कि इस तरह की फिल्म कैसे आ गई। और अभिषेक मनु सिंह भी सभी जानते हैं, बड़े वकील हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अरविंद केजरीवाल के भी वकील रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि देवेंद्र मालवी नाम के व्यक्ति जो है समाज में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं और इस तरह की फिल्में को रोकना पड़ेगा, ये समाज में बहुत ज्यादा विभाजन कर देगी। आपने तो 1947 में विभाजन कर ही दिया था, और एक एक ऐसे नरभक्षी वर्ग के सामने पटक दिया आपने जो मारे जा रहे हैं उनको। उनके लिए आपने कभी आवाज नहीं उठाई, उनकी तरफ कभी पलट के नहीं देखा। और मेरी फिल्म से इतना बड़ा तूफान आने लगा, वो मामला ठंडा नहीं हुआ कि शर्जिल इमाम ने जेल से फिल्म के खिलाफ याचिका दायर कर दी। 6 और याचिका, कुल 7 याचिका लग गई फिल्म के खिलाफ कि इस फिल्म को रोका न जाए, सिर्फ अभी फिलहाल के लिए, टेम्पररी नहीं, इसको परमानेंटली बैन कर दो। तो ये आएगी बाहर तो ये कई लोगों की बातें करेगी, ये सच्चाई दिखाएगी। इस तरह की बातें हुई। हालांकि हमने न्यायालय में चीजें प्रस्तुत की और हम वहां से जीते हैं अभी, और अब इसको लेकर आ रहे हैं। फिल्म मेकर, फिल्म डायरेक्टर, जितनी साफगोई आपके अंदर है, जितनी सफाई से आपने अपनी बात की, बहुत एक्सप्रेस किया, बहुत कम लोग होते हैं बिरले, ये शक्ति कहाँ से आती है आपके पास? सर, मैं मैं दूर था, मैं अभी भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से ही मैं काम करता हूँ वहीं से, लेकिन उनके बीच में नहीं रहता हूँ। अगर मैं वहां से वहां बैठकर बनाता, वहां बैठकर लिखता, तो शायद मैं ये फिल्म बना ही नहीं पाता। वो जो एटमॉस्फेयर है, वो जो एम्बियंस, वो जो माहौल है, वो आपको करप्ट कर देता है। वो आपको ये बताता है कि नहीं ऐसी फिल्म नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। मुझे किसी के नाराज होने की चिंता नहीं है, पहली बात। मुझे दुनिया की चिंता नहीं है। मैं अभी गया था उस जगह पर जहाँ वो झुग्गियों में लोग रह रहे हैं, उन्हें मालूम भी, वो भूल भी गए होंगे कि कोई व्यक्ति आया था और चला गया, लेकिन मैं उनको नहीं भूला हूँ। मुझे वो 1000 लोग जो है ना, वो आज भी, मैं जिस दिन मैं आया था उनको देखकर, और होटल में मैं जब खाना खा रहा था, तो मेरी खाने की प्लेट बहुत अच्छी थी, और जब वो खाना खा रहे थे, उनका एक सूखा भात था और दाल थी, वो भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा था उनको, कि वो कहीं और से आए हैं सब कुछ छोड़ के अपना। तो सर वो निवाला अगर ना उतरे, वो ना, नहीं, मैं बहुत महान आदमी नहीं हूँ, वो तड़प आपको परेशान, एक कलाकार का मन है, तो वो आपके अगर उतर गया आपके आराम से, तो फिर आप इंसान नहीं हो। अगर संवेदना अगर आप में है, तो वो तो आपको, तो मैं, ये शक्ति वहीं से आती है कि ईमानदारी करने की कोशिश है आर्ट के साथ में। अगर ईश्वर ने आपको कोई टैलेंट दिया है, तो उसके साथ कुछ अच्छा करके जाओ। टैलेंट मिलता है तो लोग है ना उसका दुरुपयोग, सिर्फ यही नहीं कि भाई मैं बहुत चकाचौंध और बहुत ग्लैमर कमा लूं और बहुत माहौल बना दूं, बहुत आनंद उठाऊं, पैसे का उपभोग करूं, वो सिर्फ उद्देश्य मेरा अब नहीं है। क्योंकि अब नहीं, कभी भी नहीं रहा हुआ है। मैं किसान परिवार से आता हूँ। मैं ये जो पैसा फिल्म में लगा, ये भी किसी और का नहीं है, सारा मेरा है। मैं जब ये मुद्दे उठे थे, तो मैंने बोला था कि आप ईडी ईडी चिल्लाते हो, ईडी भेज दीजिए मेरे घर, सब चेक कर लीजिए कहाँ से आया है पैसा, किसने दिया, और एक एक रुपया सारा मेहनत का है, सारा ईमानदारी का कमाया हुआ पैसा है, इसमें कोई इतना सा दाग नहीं है। इसलिए ये ताकत यहाँ से आती है। दूसरा, ग्वालियर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में आप आए, यहाँ पर ग्वालियर एक फिल्म के सिनेमेटोग्राफी की तरह बहुत अच्छे लोकेशंस हैं, तो इन लोकेशंस का कभी आप अपनी फिल्म में बिल्कुल यूज करेंगे? ये बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पर।
और बड़ी अनछुई सी लगी यहाँ। हालांकि बहुत फिल्मों की शूटिंग हुई है बताते हैं, लेकिन मुझे तो लगा कि मैंने जितनी फिल्में देखी वो ये भी इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं हुआ ग्वालियर। और यहाँ पे बहुत फिल्मों की शूटिंग हो सकती है और हर तरह की फिल्में शूट हो सकती है, ना केवल चंबल के जो आप बीहड़ दिखाते हो खाली उसलिए नहीं। ग्वालियर बहुत खूबसूरत है, हर तरह की चीज़ यहाँ पे, हर तरह की फिल्म यहाँ पे शूट हो सकती है। और मैं डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट के बाद अगले प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पर एक फिल्म, एक कोई अच्छा प्रोजेक्ट जरूर लेकर आऊँगा और यहाँ पर शूट करना चाहूँगा उसे। साफ साफ मालवीय जी का कहना है कि ग्वालियर वे आएंगे और ये जो लोकेशन है उनको शूट करेंगे। वहीं बड़ी साफगोई से अपनी बात कहने में उन्हें कोई गुरज नहीं है। उनका कहना है कि मैं किसान परिवार से आता हूँ, एक एक पैसा मेरा मेहनत का है, खून पसीने का है, जो मैंने अपनी फिल्म में लगाया है वहीं से मुझे शक्ति। और जो रिफ्यूजीज भारत में बहुत बुरी स्थिति में रह रहे हैं उनको देखकर उनके मन में तड़प उठती है। हम यही सोचते हैं कि वे लगातार फिल्म के लिए काम करेंगे, ग्वालियर के यूथ को भी वे कहीं ना कहीं अपने सिनेमा में मौका देंगे और ये बदलते सिनेमा को वे लगातार जारी रखेंगे और ऐसे अनछुए पहलू पर, समाज के सरोकार वाले पहलू पर काम करते रहेंगे। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, देवेंद्र मालवीय जी का आपको विचार कैसे लगे, आप जरूर बताइए। ये वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।